Hello everyone, today we will be discussing about biguanides which is an oral hypoglycemic drug। और ये हमने जब क्लासिफाई किया था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को, तो उसका ये सेकेंड थर्ड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट था फिर सल्फेनाइल यूरिया किया क्लासिफिकेशन के बाद एंड इट इज़ द थर्ड वन। सो पहले हम लोग इसको शॉर्टली देखेंगे कि ये क्या क्या होता है। और ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूनिवर्सिटी क्या फॉर जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक कि डायबिटीज़ का केस अभी के डेट में हर फैमिली में कोई एक तो ज़रूर डायग्नोस्ड है विथ डायबिटीज़। और ईटिंग बाइगोनाइड्स दैट इज़ मेटफॉर्मिंग, तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए कि इसका यूज़ क्या होता है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये एक ओरल मेडिकेशन है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ठीक है। और बाइगोनाइड्स में मेनली दो ड्रग आते हैं, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन जो होता है वो अभी के टाइम पे यूज़ होता है, लेकिन फेनफॉर्मिन जो होता है वो अभी के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता है। सो मोस्ट कॉमन ड्रग इसमें एक ही आता है अभी के लिए, मेटफॉर्मिन, जो कि ओरल है। और ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। बाकी सारे ड्रग्स थे वो इंसुलिन के रिलीज़ पे अफेक्ट कर रहे थे कि उसके रिलीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन ये इंसुलिन के रिलीज़ या रिलीज़ से या फिर उसके ना रिलीज़ होने से, मतलब ये उसके रिलीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसका मेन काम यही होता है कि ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये इंसुलिन के रिलीज़ में कोई अफेक्ट नहीं करता है। और इसको यूज़ करते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। जैसे सल्फोनाइल यूरिया हमने पढ़ा था कि वो इंसुलिन के रिलीज़ पे अफेक्ट करता है और वो इंक्रीज़ करता है वेट को, लेकिन ये बॉडी वेट को डिक्रीज़ करता है। तो इसलिए इस ड्रग को मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग होता है इन ओबीज पेशेंट, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइगोनाइड जो होता है ये हमारा एक ओरल मेडिकेशन है, और ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में ब्लड शुगर लेवल को। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, टाइप 2 में ये यूज़ करते हैं। डिक्रीज़ करता है, अब देखेंगे कि इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कैसे वो करता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। हाँ, मेटफॉर्मिन ये मोस्टली वाइडली यूज ड्रग बाइगोनाइड से, क्योंकि फेनफॉर्मिन अभी के डेट में उतना यूज़ नहीं होता है। तो ये ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? फर्स्ट कि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, दूसरा कि ये बहुत सेफ़ है, तीसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब हर कोई इसको खरीद सकता है। इट डजेंट मैटर वेदर ही और सी बिलोंग टू अ मतलब हायर क्लास फैमिली और अ लोअर क्लास फैमिली, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसलिए ये इजी है तो सब कोई ले लेता है। तो अब देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मेटफॉर्मिन जो है ये मेनली 3 जगहों पे काम करता है, लिवर, इंटेस्टाइन और मसल। तीनों पे क्या क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसल पे क्या करता है, मसल को स्टिमुलेट करता है और ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करवाता है। जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, तो उसका कहीं तो यूटिलाइज होना चाहिए ना, तो इस वजह से वो मसल में इसके अपटेक को इंक्रीज़ करवाता है ताकि ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम हो, ठीक है। तो उधर स्टिमुलेट करता है। अब दूसरा देखते हैं कि लिवर पे ये क्या करता है। लिवर में नॉर्मली मैं बता रही हूँ, लिवर में क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ लिवर में, तो वो जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को जो लिवर करता है उसको ये इनहिबिट करता है। तो जब वो इनहिबिट करेगा, मेटफॉर्मिन इनहिबिट करेगा, तो इसकी वजह से हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेटफॉर्मिन। तो लिवर में ये ऐसे काम करता है। फिर आता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवाता है, क्योंकि उधर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट से, तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को मतलब अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ, फिर वो हमारे लिवर में गया मेटाबॉलिज्म के लिए। वहाँ जो भी साइकिल होगा, जो भी अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सारा साइकिल चलता है और कार्बोहाइड्रेट से एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। तो ये क्या करवाता है, इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवाता है कार्बोहाइड्रेट के। तो जब कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ होगा। तो ये 3 तरह से यहाँ पे भी इनहिबिशन का काम करता है, लिवर में भी इनहिबिशन का काम करता है, लेकिन मसल पे ये स्टिमुलेशन का काम करता है। अब देखते हैं कि ये लिवर पे काम कैसे करता है। तो लिवर का काम क्या होता है, वो रिलीज़ करता है ग्लूकागन।
खाना खाया, ग्लूकागन रिलीज हुआ, ग्लूकागन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा। अब कैसे करेगा, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो वो काम करेगा ग्लूकागन रिसेप्टर पे, जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है तो जी वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एडिनाइल साइक्लेज, जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाता है। अब साइक्लिक एएमपी जो प्रोटीन काइनेज ए के प्रेजेंस में ग्लूकोफॉस्फोराइलेज करवाता है और उससे हमारा फाइनली एट द एंड हमारा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, जहाँ से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है मेटफॉर्मिन, उसके इनहिबिट होने से एटीपी जो होता है वो साइक्लिक एएमपी नहीं कन्वर्ट होगा, तो प्रोटीन काइनेज ए का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा काम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है। मतलब लिवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, NADH जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ATP में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से क्या करता है, मेटफॉर्मिन जो होता है वो एंटर किया हिपैटिक सेल में, हिपैटोसाइट में एंटर किया थ्रू OCT1। ठीक है, और वहाँ जाके वो एक्ट करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के NADH से जो ATP कन्वर्ट होता है उसको इनहिबिट करता है। तो उसको जब इनहिबिट करेगा तो NADH से ATP का फॉर्मेशन कम होगा, तो ATP का फॉर्मेशन कम होगा तो इसका मतलब AMP भी कम होगा। अब AMP कम होगा तो AMP 3 करेगा, एक जो हम लोग का लिवर में ATP से साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जाके इनहिबिट करेगा एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को। ठीक है, तो फिर एट द एंड प्रोटीन काइनेज काम नहीं करेगा, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा। तो दूसरा क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, जो कि अल्टीमेट ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इस सब को इनहिबिट करता है और ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इस तरीके से ये होता है और ये मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज़ है। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या करता है। मैंने बता ही दिया, एफिकेसी होता है, सेफ्टी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये उस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें मैंने बता दिया कि ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज प्रोडक्शन को लिवर में। कैसे करता है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इम्प्रूव ग्लूकोज अपटेक बाय पेरिफेरल टिश्यू, मसल में करता है, और लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। आई होप कि आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि आगे और ये क्या करता है। अब इसका देखते हैं कि इसका केमिकल क्या होता है। ये मैंने बताया कि लिवर पे काम करता है और ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है HbA1c, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। HbA1c है जो हमारा क्या होता है, ये मैं इस पर एक पूरा लेक्चर बना दूंगी कि व्हाट इज HbA1c और ये क्या क्या वो करता है। नॉर्मली अभी के लिए जान लीजिए कि HbA1c है वो एक्यूरेट ग्लूकोज को बढ़ाता, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बताता है। जैसे मान लीजिए आज मुझे अपना ब्लड शुगर चेक करवाना है, तो मुझे सुबह से पता है कि मुझे आज ग्लूकोज चेक करवाना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। मैं उतना खाना खाऊंगी, वैसे रिएक्ट करूँगी, आज ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगी। लेकिन HbA1c है जो वो डेली के, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टूडेज हैबिट, वो बाकी मंथ, मतलब 3 मंथ पे इसको चेक करवाना चाहिए। तो वहाँ पे वो 3 मंथली एवरेज आपके ग्लूकोज लेवल के रीडिंग को बताता है। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। अगर कर सकते हैं तो आप लोग, अगर किसी के भी पेरेंट्स या किसी के भी रिलेटिव को डायबिटीज़ है तो उनको एडवाइस कीजिएगा कि वो मतलब 3 मंथ पे HbA1c चेक करवाएं। ठीक है, और इस वजह से ये इस तरह से मैनेज करता है। अदर एंटी डायबिटिक ड्रग के तरह ये वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ करता है, तो इसलिए हम लोग इसको मतलब ओबीज पेशेंट में भी ले सकते हैं। वेट स्टेबलाइजेशन और मोडेस्ट वेट लॉस। कार्डियोवैस्कुलर भी होता है बहुत सारी, ये से हमें ये पता चला कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी अफेक्ट, मतलब उसके रिस्क को भी डिक्रीज़ करता है। तो जब हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं तो डायबिटिक की वजह से होता है, मतलब डायबिटिक उनका रिस्क फैक्टर होता है। तो जब ये हमारे कंट्रोल में तो बाकी सारे डिजीज़ तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग देखेंगे पहले कि लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है। लैक्टिक एसिडोसिस होता है नॉर्मली जो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का लेवल होता है वो होता है 0.5 to 1 मिलीमोल पर लीटर।
ठीक है। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस के केस में क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है बाई मोर देन 5 मिलीमोल पर लीटर। अब जब लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो हमको पता है ना, क्रैम्प्स ये सब होने लगता है, एब्डोमिनल पेन, माइलेज, एनोरेक्सिया, डायरिया, हाइपोटेंशन, हेडेक, ये सारा होता है। और लैक्टिक एसिड इंक्रीज करेगा तो हमारा लैक्टेट और पायरुवेट का रेशियो भी इंक्रीज कर जाता है। फिर एनायन गैप एसिडोसिस भी हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट को हम लोग रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करते रहते हैं, उनका एनायन गैप, ये सारी चीज़ हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारे में ये करवाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है। अभी मैंने बताया ना, डायरिया ये सब करवाता है, तो डिस्कम्फर्ट, फिर नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इसी वजह से आता है लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड बहुत रेयर होता है, बट उसकी वजह से बाकी ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। जिसका रीनल इम्पेयरमेंट है या अदर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो उसमें हम लोग को रेगुलर मॉनिटर करना होता है विथ रेगुलर इंटरवल। अब देखते हैं बाइगोनाइट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है अदर मेडिकेशन के साथ और हमारे लिए वो अच्छा होता है। तो हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करने से पहले इसको हम लोग सिर्फ अकेले नहीं देते हैं बाइगोनाइट्स, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन विथ अदर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं। तो उस पर हम लोग देखेंगे कि और इसको और भी आप लोग देखिएगा किसी के घर में अगर कोई होगा तो पाइलोग्लिटाजैम, सीटाग्लिटाजैम, इन सब के साथ कंबाइन करके हम लोग ये देते हैं। तो इसलिए आप लोग देखिएगा कि किसी के फैमिली में अगर कोई डायबिटिक हो तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो देख सकते हैं, वो सबको कोई एक ड्रग ऐसे नहीं देते कि लो मेटफॉर्मिन खा लो, नहीं, उसको कंबाइन करके उसका एक मतलब गुड रेशियो में बना के देते हैं कि जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। फिर उसके बाद से ये सारा करते हैं और पेशेंट को ये सारा मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये सारा चीज़ें हो सकती है, या अगर पेशेंट कोई ये मेडिकेशन लॉन्ग टर्म से ले रहा तो ये सब साइड इफ़ेक्ट मतलब ये सब प्रॉब्लम लेके अगर हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब जब से मैं दवा खा रहा हूँ मुझे ये चीज़ हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके साथ हम लोग कुछ डोज इधर उधर या कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें बताएंगे कि अब पेशेंट को क्या क्या करना होता है। तो उन लोगों को हम लोग सबसे पहले कि एनी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको रेगुलर अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना होता है। फिर ग्लूकोज लेवल को हर मंथली देखते रहते हैं कितना होता है। फिर उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, लाइक डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर उनको बताते हैं इससे कि क्या क्या हो सकता है, कैसे आप मेडिकेशन से मतलब रेगुलर मेडिकेशन उनके रिस्क फैक्टर और बाकी सारे चीज़ों को कम करता है। फिर उनको बोल सकते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज मतलब वेट मैनेजमेंट करने के लिए विद इन अ नॉर्मल BMI रेंज दैट इज़ 18.5 to 24.5। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं पेशेंट को फॉर देयर बेटरमेंट और बेटर ट्रीटमेंट की वजह से। अब देखते हैं, अभी भी इस पर बहुत सारा हमारा रिसर्च चल रहा है कि इस पर क्या कर सकते हैं। तो इसका न्यू फॉर्मुलेशन भी आ सकता है बाइगोनाइट्स का। तो इसके लिए हम लोग रिसर्च अभी चल रहा है इफेक्टिवनेस के लिए कि क्या इसमें मतलब और क्या कर सकते हैं इसके साथ कि ये इन्हेंस मतलब कंट्रोल कर पाए, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर पाए, उस चीज़ को और मॉडिफाई कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।